फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। ये हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था का पार्ट 6 है। इससे पहले 5 पार्ट आ चुके हैं। जो स्टूडेंट मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्ले लिस्ट में जाके अर्थव्यवस्था के वे सभी पार्ट देखें, जिससे इकोनॉमिक्स के जो बेसिक क्वेश्चन हैं वो आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप वो पार्ट देखते हैं तो आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है 1991 के आर्थिक सुधार तथा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की अवधारणाएं। इस एलपीजी की अवधारणा ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से बदल दिया। इसलिए जो सुधार हुए हैं हमारी अर्थव्यवस्था में, जो आज हम देखते हैं, वो उसका आधार यही एलपीजी रिफॉर्म्स थे। तो हम इन्हें वन बाय वन करके क्लियर करते हैं। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत द्वारा सामाजिक अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। सामाजिक अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है? मैंने पंचवर्षीय योजनाओं में आपको क्लियर किया है कि हमने पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल और योजना आयोग कहाँ से लिया है? रसिया से। रसिया एक कम्युनिस्ट कंट्री है, ठीक है, उस समय भी था, यूएसएसआर आज भी है। तो क्या होता है, यहाँ पर सरकार के हाथों में ही उत्पादन के सारे नियंत्रण होते हैं। अब हम नए नए आज़ाद हुए थे तो हमारी सरकार ने ये सोचा कि एक ऐसा देश जो अभी अभी आज़ाद हुआ है उसके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ थी, गरीबी, अशिक्षा, विभाजन की वजह से जो समस्याएं थी वो। तो सरकार ने, क्योंकि हमारे देश में इतने ज़्यादा बड़े स्तर पर उद्योग नहीं थे, प्राइवेट क्षेत्र नहीं था, उस समय तो विश्व में किसी भी अर्थव्यवस्था में नहीं था हालांकि, लेकिन हमारे यहाँ पर उतनी ज़्यादा हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारा आर्थिक दोहन अधिक किया था। तो सरकार ने उत्पादन और वितरण के जितने भी संसाधन थे अपने हाथ में रख लिए, अर्थात सरकार उत्पादन करेगी और उनका वितरण भी करेगी। वितरण के लिए सरकार ने यहाँ पर क्या स्थापित की थी? राशन की दुकानें या पीडीएस, है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिनके थ्रू आज देखते हैं आप कई गरीब जो लोग होते हैं उनके घरों में दाल, चावल या जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पहुंचती हैं। अब ये सिस्टम तो अभी बदला है ना। इससे पहले जब ये शुरू में लागू की गई थी उस समय इन्हीं के जो राशन की दुकानें, इनके थ्रू ही सरकार कपड़े, साबुन, दालें, है ना, चने, ये सब चीज़ें उस समय प्रोवाइड करती थी। आपके घर में अगर आपकी दादी हो, नानी हो, दादा दादी हो, तो आप उनसे ज़रूर पूछिएगा, वो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि हाँ, वो राशन की दुकानों से ही सारा सामान लेते थे। ओके, चलिए देखते हैं आगे। इस व्यवस्था में उत्पादन और वितरण पर पूर्णतः सरकार का नियंत्रण था। पूर्णतः किसका नियंत्रण था? सरकार का नियंत्रण था। ये आपको समझ में आ गया होगा। 1980 के दशक में वॉशिंगटन कंसेंसस में अर्थव्यवस्था को विभिन्न प्रकार के सुझाव दिए गए, परंतु अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए इस वॉशिंगटन कंसेंसस में विभिन्न प्रकार के सुझाव थे, परंतु भारत की परिस्थितियां ऐसी थी जिसने भारत में इन सुझावों पर बल नहीं दिया गया। ठीक है, हमारी परिस्थितियां कुछ दूसरी चल रही थी। 1980 के दशक में हम बहुत सारी समस्याओं को फेस कर रहे थे। भारत ने इन जो वॉशिंगटन कंसेंसस थी इस पर थोड़ा ध्यान तो दिया, लेकिन पूर्णतः हम इस पर बल नहीं दे पाए और उस समय विश्व की कई अर्थव्यवस्थाओं ने इसे अपनाया। पंचवर्षीय योजनाएं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कारगर रूप से सफल साबित नहीं हुई। पंचवर्षीय योजनाओं से हालांकि हमें बहुत कुछ प्राप्त हुआ था, लेकिन वो ग्रोथ रेट, वो फॉरेन रिजर्व, मतलब वो विदेशी भंडार हम प्राप्त नहीं कर पाए, हम एक अच्छा औद्योगिक क्षेत्र डेवलप नहीं कर पाए, हम हमारी कृषि की जो उन्नति थी वो उस स्तर पर नहीं कर पाए जो हमें अपने आज़ादी के इतने सालों के बाद कर लेनी चाहिए थी। ओके, आर्थिक सुधार। किसी भी आर्थिक सुधार क्या होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों के माध्यम से उस देश की आर्थिक स्थिति को सुधारा जाता है। भारत के संदर्भ में भुगतान संतुलन, विदेशी मुद्रा भंडार, वित्तीय संकट आदि अनेक समस्याओं के निराकरण के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, उस समय कौन थे वित्त मंत्री 1991 में जब आर्थिक सुधार हुए? मनमोहन सिंह, नई आर्थिक नीति को कार्यरूप दिया। सुधार क्यों जरूरी थे भाई? देखिए, राजकोषीय घाटे में वृद्धि हो गई थी। राजकोषीय घाटे का मतलब क्या होता है? राजकोषीय व्यय और राजकोषीय प्राप्तियां, मतलब सरकार इतना ज़्यादा व्यय कर रही थी कि इतना ज़्यादा उसे कर प्राप्त नहीं हो रहा था। जब हम, जैसे नॉर्मली समझिए, आपने खरीद ली भाई BMW,
और आपके पास पैसे हैं 20,000, तो आपकी घाटा ज़्यादा हो जाएगा ना। इसी तरीके से सरकार करती है, वे अगर ज़्यादा कर देती है और उसको कर की प्राप्ति कम होती है तो उससे क्या बनता है, राजकोषीय घाटे में वृद्धि होती जा रही थी। सार्वजनिक क्षेत्र का वर्चस्व क्या हो रहा था, निजी क्षेत्र की कोई कंपनियां नहीं थी, कोई निजी उद्योग नहीं था, किसी भी क्षेत्र में नहीं था। ठीक है, तो क्या हो रहा था, उससे सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकार का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था, सरकारी कंपनियों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। पहले एचएमटी की ही घड़ियां आती थी, आपको ना कोई विदेशी ब्रांड दिखेगा ना कोई देसी ब्रांड दिखता था। ठीक है, सरकार के द्वारा ही स्थापित था, तो सरकार ही घड़ियां भी बेचती थी। आगे देखिए, चीन भारत के युद्ध के बाद व्यय में वृद्धि हो गई थी। चीन पाकिस्तान से जो युद्ध हुए थे हमारे 62-65 में, उसके बाद हमारे व्यय में क्या हो गई थी, खर्चों में क्या आ गई थी, वृद्धि हो गई थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण और विमुद्रीकरण, भाई विमुद्रीकरण किया था मैंने आपको समझाया था पंचवर्षीय योजनाओं में। विमुद्रीकरण मतलब हमने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 1,000 के नोटों को क्या कर दिया था, अर्थव्यवस्था से हटा दिया था, तो उससे क्या आई थी, समस्याएं आई थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने से क्या हुआ, सरकार के ऊपर ही बैंकों का घाटा भारित हो गया था। सरकार को बैंकों से घाटा निकालने के लिए भी उसे क्या देना पड़ रहा था, पैसे या फंड देना पड़ रहा था, ताकि बैंक का अपना अस्तित्व बनाए रख सके। गरीबी हटाओ कार्यक्रमों में अधिक व्यय किया गया, मतलब सरकार ने क्या किया, योजनाएं अच्छी लाई गई सरकार के द्वारा, है ना, लेकिन भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा था सरकारी तंत्र में, योजनाएं अपने लक्ष्यों को प्राप्ति नहीं कर पाती थी और वह क्या होता था, सरकार की तरफ से अधिक हो जाता था। इसके परिणाम स्वरूप देश में राजकोषीय घाटा बढ़ता गया, भुगतान संतुलन में वृद्धि हुई। भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये क्या होता है भाई, ये होता है आयात निर्यात का लेखा जोखा। आयात निर्यात का लेखा जोखा, है ना, कि हम क्या खरीद रहे हैं और क्या बेच रहे हैं। भुगतान संतुलन का संकट कब पैदा होता है, जब आप बाहर के देशों से तो बहुत सारी चीज़ें खरीद रहे हैं, मतलब आयात बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन निर्यात कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, अब किसी दूसरे देश से आप सामान खरीदेंगे तो उनकी मुद्रा में खरीदेंगे, इसे क्या बोलते हैं हम, विदेशी भंडार, है ना, जो हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार होता है, हम उसी से सामान खरीदते। तो क्या हो रहा था, हमारा आयात ज़्यादा हो रहा था, हम कच्चा तेल खरीद रहे थे, दूसरी वस्तुएं खरीद रहे थे। ठीक है, तो हमारा विदेशी भंडार धीरे धीरे क्या होता जा रहा था, कम होता जा रहा था। और निर्यात मतलब हम ऐसी प्रोडक्ट या उत्पाद या सेवाएं नहीं बना पा रहे थे जो हम विदेशों में बेच सकें। तो इससे क्या हो गई, भुगतान संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। मूल्य वृद्धि होगी भाई, जब देश की अर्थव्यवस्था इतनी ज़्यादा इस खतरनाक कंडीशन में पहुंच जाएगी तो महंगाई क्या होगी, बढ़ेगी। खाड़ी देशों का तेल संकट क्या हुआ, जब कुवैत पर खाड़ी देशों में उसको लेकर जो युद्ध चल रहा था उस समय, अब हम वहीं से क्या करते थे, कच्चा तेल मंगाते थे, तो कच्चे तेल में क्या हो गई, कच्चे तेल की जो प्राइस थे उनमें वृद्धि हो गई। तो हमारा बड़े स्तर पर विदेशी मुद्रा भंडार कच्चे तेल पर ही क्या हो गया था, चला गया था। इससे हमारे पास सिर्फ एक हफ्ते के बाहर का सामान मंगाने के सिर्फ एक हफ्ते का ही फॉरेन रिजर्व रखा था, इससे ज़्यादा हमारे पास पैसे नहीं बचे थे कि हम किसी देश से कोई सामान मंगा सकें। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हम समझ चुके। विदेशी विनिमय कोष में कमी आ गई थी। ठीक है, कच्चा तेल ज़्यादा मंगाया तो जो विदेशी विनिमय मतलब जो मुद्रा भंडार थे, डॉलर था, है ना, उसमें क्या आ गई थी, अचानक से कमी आ गई थी। सार्वजनिक उद्योगों में गिरावट आई, जो सरकार ने स्वयं के उद्योग स्थापित करे थे वो भी क्या नहीं कर पाए, अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, उनमें भी गिरावट आने लगी। क्यों, क्योंकि भ्रष्टाचार था, तो वो भी सरकार के साथ क्या नहीं कर पाए, ग्रोथ नहीं कर पाए। ठीक है, जितना सरकार ने उनमें इन्वेस्टमेंट किया उतना वो सरकार को उत्पादन दे नहीं पाए, फायदे नहीं दे पाए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से फंड की सिफारिश की गई आईएमएफ से। ठीक है, आईएमएफ द्वारा भारत की नीतियों में परिवर्तन करने के लिए दबाव डाला गया। भाई आईएमएफ ने कहा हम आपको लोन तो दे देंगे लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी शर्तों का पालन करना पड़ेगा और आईएमएफ की शर्तों का आपको कठोरता से पालन करना पड़ेगा, तभी हम आपको क्या करेंगे, लोन प्रोवाइड करेंगे या फंड प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा ना। तो हमारी सरकार तो संकट में थी, एक हफ्ते का उनके पास पैसा बचा था, तो क्या करेंगे, उन्होंने शर्तें मान ली। क्या करा, देखिए आप लोग ये समझिए, रुपए की विनिमय दर में कमी की गई। विनिमय दर का मतलब क्या होता है भाई, आज हमारा $1 बराबर लगभग 70 या 71 रुपये है। ठीक है, उस समय मान लीजिए उस समय $1 बराबर आपके 30 रुपये हैं, तो आईएमएफ ने कहा इसे बढ़ाइए,
$1 बराबर आप 50 रुपये कीजिए। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, रुपए की विनिमय दर में हमने क्या कर दिया, बढ़ोतरी कर दी। इससे क्या होगा, आपके पास ज़्यादा पैसे आएंगे, है ना, ज़्यादा फॉरेन रिजर्व आएगा। कमी करना, आयात शुल्क में कमी करना। ठीक है, आप जो कस्टम ड्यूटी है उसमें क्या कीजिए, कमी लगाइए भाई। आयात शुल्क कम करेंगे तो क्या होगा, आपका ज़्यादा से ज़्यादा आयात होगा। ओ ठीक है, क्या होगा, कम से कम आयात किया जाएगा। आयात मात्रात्मक हटाना, कोटा सिस्टम को हटाना। इसका मतलब देखिए यहाँ पर समझिए, कोटा सिस्टम क्या होता था, सरकार बोल देती थी कंपनियों से कि भाई आपको सिर्फ 50 कारें बनानी है, इससे ज़्यादा नहीं बना सकते आप, 50 से ज़्यादा कार बनाओगे आप पे पेनल्टी लगती थी। तो इसको मात्रात्मक कोटा जो सिस्टम था कि भाई आप इतना बनाओगे, आप इतना बनाओगे, इस सिस्टम को हटाना, इसे हटाना पड़ा हमें क्योंकि हमें लोन चाहिए था। फिर लाइसेंस प्रणाली को सामान्य बनाना। लाइसेंस प्रणाली को सामान्य बनाने का मतलब ये है कि भाई लाइसेंस प्रणाली ऐसी हो जो सभी पर सामान्य रूप से लागू होती हो। लेकिन लाइसेंस प्रणाली, कोटा प्रणाली, इन प्रणालियों में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होता था। जो ज़्यादा रिश्वत देते थे उन लोगों को, उन उद्योगपतियों को लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया जाता था, वरना किसी को नहीं दिया जाता था। इस भ्रष्टाचार की वजह से भी हमारी अर्थव्यवस्था में हमने 1980 के दशक में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना किया। उत्पादन शुल्क में बढ़ोतरी की जाए, एक्साइज ड्यूटी क्या की जाए, बढ़ा दी जाए। सरकारी व्यय में कमी की जाए। सरकार बहुत ज़्यादा व्यय करती थी, है ना, योजनाओं पर, पेंशन पर, जो सरकार सुविधाएं देती थी, सामाजिक सुरक्षाएं देती थी, पेंशन वगैरह, है ना, जो आपकी जितनी योजनाएं आज हम देख रहे हैं, ये क्या है, सरकार का सार्वजनिक व्यय सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। तो क्या कर दिया IMF ने, सार्वजनिक व्यय में कमी की जाए, जैसे पेंशन, वेतन, प्रतिरक्षा, है ना, आपका जो सिस्टम है, जो अपने हथियार वगैरह बनाना, मिसाइल वगैरह बनाना, नए नए उपकरण बनाना टेक्नोलॉजी के साथ, इन सब पर क्या कर दिया जाए, कम खर्च किया जाए। सभी प्रकार की रियायतों में कमी की जाए। जितनी भी छूटें दी जाती थी, सरकार बहुत सारी रियायतें देती थी, तो उनको क्या किया जाए, कम किया जाए। क्योंकि रियायतें अगर आपको मिल रही तो इसका मतलब क्या, सरकार पर भार बढ़ रहा है। भारत सरकार ने IMF की सभी सिफारिशों को मानकर नई आर्थिक नीति लागू की, जिन्हें 1991 के आर्थिक सुधार कहा जाता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसे 2-3 बार पढ़िएगा, आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरा टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल है, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, स्टडी विथ नीलम। फेसबुक पे मैं हूँ, फेसबुक पे भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता है, तो आप लोग इससे ज्वाइन कीजिए। ओके, बढ़ते हैं आगे। इसे ही राव मनमोहन मॉडल कहा जाता है। 1991 के आर्थिक सुधारों को क्या कहा जाता है, नरसिम्हन राव क्या थे उस समय, हमारे PM थे, और मनमोहन सिंह क्या थे, वित्त मंत्री थे। तो इसे क्या कहा जाता है, राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है। इस मॉडल की सहायता से ही आर्थिक समृद्धि, विकास और भारत की अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना इस मॉडल का लक्ष्य था। ओके, चलिए। आर्थिक सुधार 1991 में LPG मॉडल को अपनाया गया। LPG मॉडल क्या होता है, हिंदी में बोलेंगे इसे उदारीकरण, इंग्लिश में बोलेंगे लिबरलाइजेशन। तो ये L। आयात शुल्क, इसमें कमी कर दी गई थी, यहाँ पर गलत हो गया, आयात शुल्क विधिक प्रक्रिया अपनाई गई और कर संरचना में परिवर्तन किया गया। विधिक प्रक्रिया का मतलब होता है कानून बनाकर जो उद्योगों की स्थापना में अड़चनें पैदा हो रही थी उनको कम किया गया। उदारीकरण का मतलब क्या होता है, भाई सरकार द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं वो उदारपूर्ण हों, है ना, टफ नहीं होना चाहिए कि आपको इतने % ड्यूटी देनी पड़ेगी, आपको इतना ही उत्पादन करना पड़ेगा। इससे क्या होता है, उद्योग डेवलप नहीं हो पाएंगे। आपको कर का जो रेट होता है वो हाई नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये विधिक प्रक्रिया संबंधी सुधार किए गए, कर संरचना में परिवर्तन किया गया। ये क्या, इसे क्या कहा गया, उदारीकरण या लिबरलाइजेशन। जिससे क्या हुआ, निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिला और बड़े स्तर पर निजी क्षेत्र ने इन्वेस्ट करना शुरू किया। जैसे पहले 1991 से पहले प्राइवेट स्कूल नहीं थे, प्राइवेट स्कूल आने लगे। प्राइवेट जो उपकरण बनाने की कंपनियां थी वो नहीं थी, प्राइवेट कंपनी आने लगी। घड़ी बनाने की एक ही कंपनी थी, HMT सरकार की। अब लेकिन क्या हुआ, बड़े बड़े ब्रांड आने लगे, विदेशी जो ब्रांड थे उनको भी अनुमति दी गई। ये सब
आने लगा। निजीकरण का मतलब क्या होता है? देखिए, वही जो निजीकरण की बात कर रहे थे अपन, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट क्षेत्र को क्या कर दिया गया, उद्योग और उत्पादन और वितरण में क्या कर दिया गया, शामिल किया गया। उत्पादन तथा वितरण में निजी क्षेत्र को अधिक से अधिक प्राथमिकता दी गई। लाइसेंस, अब लाइसेंस क्या कर दिया गया, कुछ ही उद्योग विशेष के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, अन्यथा आप सभी उद्योगों में क्या कर सकते हो, बिना लाइसेंस के भी उद्योग शुरू कर सकते हो। लाइसेंस प्रणाली को समाप्त करके, मतलब जो ऑफिशियली काम है, परमिशन तो आपको आज भी लेनी पड़ती है, लेकिन हर उद्योग के लिए लाइसेंस को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कोटा प्रणाली को समाप्त कर दिया। कोटा प्रणाली मतलब अभी बताया था कि भाई कंपलसरी नहीं होगा कि आपको 50 ही मोटरसाइकिल बनानी है, 100 बाइक ही बनानी, 100 बाइक से आप ज़्यादा नहीं बना सकते, ठीक है, इसको समाप्त कर दिया। किस पर छोड़ दिया गया ये सब, बाजार की मांग और पूर्ति की परिस्थितियों के आधार पर। अगर बाजार में डिमांड ज़्यादा है तो आप ज़्यादा उत्पादन कीजिए, अगर नहीं है तो आप कम उत्पादन कीजिए। ये सब किस पर छोड़ दिया गया, बाजार पर छोड़ दिया गया। जिससे सरकार ने पेट्रोल और डीजल के प्राइस को भी किस पर छोड़ दिया, कंपनियों पर छोड़ दिया है ना, कि वो नियंत्रित करे। अब हमारे इसीलिए पेट्रोल और डीजल के प्राइस क्या होते हैं, हर दिन बदलते रहते हैं, सरकार उन्हें रेगुलेट नहीं करती है। वैश्वीकरण, वैश्वीकरण में क्या मतलब होता है, देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए खोल दिया गया। इसे ही एलपीजी सुधार कहे गए। देखिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खोल देने का मतलब है कि अब दूसरे देश के जो निवेशक हैं वो भी हमारे देश में आकर निवेश कर सकते हैं। एफडीआई, एफएफआई, ठीक है, इसके थ्रू वो आकर क्या कर सकते हैं, देश में निवेश कर सकते हैं। इस एलपीजी रिफॉर्म्स की वजह से हमारे देश में बड़े स्तर पर एफडीआई निवेश हुआ था, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। बड़े बड़े ब्रांड आए थे जो आज भी अस्तित्व बनाए हुए हैं। आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया, ये 4 चरण नहीं है, स्पेशली 2 चरण हम इन्हें कहेंगे, है ना। पहली पीढ़ी के सुधार, पहली पीढ़ी के सुधारों में 1991 से 1996 तक चले। 1991 में नवीन औद्योगिक नीति लाई गई। इसमें लाइसेंस, कोटा, राज प्रणाली खत्म कर दी गई, है ना। देखिए भाई, सरकार ने रिफॉर्म्स तो अपना लिए थे, लेकिन देश में उनका सुधार कैसे लागू होगा, भाई कानून बनाने पड़ेंगे, अधिनियम बनाने पड़ेंगे, विनियम लागू करने पड़ेंगे, तब वो व्यवस्थाएं खत्म होंगी। तो नई औद्योगिक नीति लाई गई, उसमें लाइसेंस और कोटा राज प्रणाली को खत्म कर दिया गया। शराब, सिगरेट, खतरनाक रसायन, औद्योगिक विस्फोटक, रक्षा उपकरण के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया, ठीक है। कुछ ही क्षेत्रों में लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको, अन्यथा सभी क्षेत्र क्या हैं, फ्री हैं। मांग और आपूर्ति के आधार पर बाजार नियंत्रित होगा। सरकार प्राइस को नहीं डिसाइड करेगी कि इस वस्तु का प्राइस ये रहेगा, उस वस्तु का प्राइस वो रहेगा। जैसी बाजार में मांग और आपूर्ति है उसके अनुसार उत्पादन होगा और उन्हीं के आधार पर उनका प्राइस निर्धारित होगा। वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत बैंकिंग क्षेत्र में सुधार किए गए। सारे सुधार आरबीआई को सौंप दिए गए। आज भी आप देखते हैं बैंकों में जो भी संरचनात्मक, कार्यात्मक सुधार होते हैं वो आरबीआई के द्वारा ही किए जाते हैं। ये बहुत बड़े रिफॉर्म्स थे, क्योंकि बैंकें किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती हैं। वो रीढ़ अगर मजबूत है तो अर्थव्यवस्था स्ट्रांग रहेगी। आप आज भी देख रहे हैं कितने सारे घोटाले आ रहे हैं बैंकों में, ठीक है। ये घोटाले होते हैं तो अर्थव्यवस्था इनसे सीधे तौर पर प्रभावित होती है। राजकोषीय सुधारों के अंतर्गत केंद्र तथा राज्यों में कर संरचना, राजस्व, व्यय और ऋण आदि में सुधार किया गया। कर राज्यों के और केंद्र के जो राजकोषीय सुधार थे, भाई राज्य सरकारें लिमिटेशन में व्यय करें, ऐसा ना हो कि राज्यों के पास कर की उगाही कम हो रही हो और जो व्यय हो रहा हो वो उनका 1000 गुना हो, ठीक है। तो दोनों ही स्तरों पर, केंद्र और राज्य के स्तर पर सुधार किए गए, ठीक है। विदेशी व्यापार के अंतर्गत आयात निर्यात में रियायतें दी गई, आयात और निर्यात में छूट दी गई, जिससे क्या होने लगा, विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई। विनिमय दरों का निर्धारण बाजार शक्तियों द्वारा होगा। सरकार निर्धारित नहीं करेगी कि भाई कितना विनिमय दर हो, बाजार की शक्तियां निर्धारित करेंगी, मतलब मांग और पूर्ति ही विनिमय दर को निश्चित करेगी। विनिमय दर मैंने बता दिया आपको, $1 के मुकाबले रुपए की कीमत। इन सुधारों का प्रभाव 1992 से 97 के मध्य 8वीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य, कितना लक्ष्य किया गया था, 5.6% लक्षित किया गया था कि हम इतनी आर्थिक वृद्धि प्राप्त करेंगे, है ना, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। और हमने कितना प्राप्त किया, 6.78%। मतलब आर्थिक सुधारों का प्रभाव सीधे तौर पर 8वीं पंचवर्षीय योजना में देखा जा सकता है, ठीक है। ये कृषि है, पृथ्वी नहीं है।
कृषि की दर, रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी हुई और गरीबी की दर में भी कमी आई। सकल घरेलू उत्पाद में 5.7% के स्थान पर 6.5% की वृद्धि देखी गई। कृषि क्षेत्र में कृषि की वृद्धि दर 3% के स्थान पर 4.8% देखी गई। दूसरी पीढ़ी के सुधार 1996 से 2002 में देखे गए। इस चरण में विस्तारीकरण के अंतर्गत, विस्तारीकरण का मतलब होता है जो सुधार पहले चरण में अपनाए गए थे उनको और ज़्यादा विस्तृत किया गया, ताकि हम एक एक क्षेत्र को क्या कर सकें, उसका स्वरूप बदल सकें, उसे आधुनिक बना सकें, उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था के अनुरूप ढाल सकें। कृषि क्षेत्र में सुधार किए गए। बुनियादी ढांचागत सुधार, सड़कें बनाई गई, रेल निर्माण के लिए ढांचा बनाया गया, बिजली के नए नए संयंत्र स्थापित किए गए। बिजली, सड़क, पानी जहाँ होंगे वहाँ पर क्या होगा, डेवलपमेंट होगा ही होगा। लेकिन इन तीनों चीज़ों के लिए भी एक व्यवस्था, एक संरचना की ज़रूरत होती है। ब्रिज बनाए गए, सड़कें बनाई गई, स्कूल बनाए गए, हॉस्पिटल्स बनाए गए, ठीक है, ये सभी क्या करे गए, बुनियादी ढांचागत व्यवस्था की गई। आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे में परिवर्तन हुआ। श्रम कानूनों में आमूलचूल बदलाव किया गया। श्रम कानूनों में बदलाव का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो श्रमिक हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते थे, कारखानों में काम करते थे, उनके काम के घंटे तय कर दिए गए। उनके स्वास्थ्य संबंधित जो है कंपनी को व्यवस्था करनी पड़ेगी। काम से जो डिसाइड किए गए घंटे, उनसे ज़्यादा उनसे काम नहीं लिया जाएगा। अगर लिया जाता तो उसका एक्स्ट्रा पेमेंट किया जाए, ठीक है। जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ की मानवीय परिस्थितियाँ होनी चाहिए, मतलब मानवीय परिस्थितियाँ, ज़्यादा गंदगी नहीं होनी चाहिए, उन्हें एक स्वच्छ वातावरण प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। सरकार, जो कंपनियाँ होंगी वो 100 से ज़्यादा श्रमिकों को एक साथ नहीं निकाल सकती। मतलब इस तरीके के बहुत सारे अंदरूनी चेंजेस किए गए। इसके अंतर्गत वर्तमान में होने वाले सभी आर्थिक सुधार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी सुधारों को देखा जा सकता है। 1991 के सुधारों को हम आज सही रूप में परिणाम उनका देख सकते हैं कि आज हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जीडीपी की दृष्टि से, और परचेसिंग पावर पीपीपी है ना, क्रय शक्ति क्षमता विधि, मतलब हम लोग भारतीय लोगों की खरीदने की क्षमता कितनी है, तो विश्व में हम किस नंबर पर आते हैं, तीसरे नंबर पर आते हैं, और जो ग्रोथ रेट है उसके अकॉर्डिंग 5वें नंबर पर आते हैं। हालांकि अभी कोविड-19 की वजह से हमारी ये स्थिति में गिरावट आई है। वर्तमान में क्या चुनौतियां हैं देश के सामने? कृषि क्षेत्र में किसानों की आय में वृद्धि के साथ ही उत्पादकता, सिंचाई के साधनों का विस्तार, उच्चतम साधनों तक किसानों की पहुंच, ये सभी चुनौतियां आज भी हमारे सामने हैं। इनमें सुधार की अभी भी आवश्यकता है। महंगाई को नियंत्रित करना, महंगाई बढ़ती है जिससे गरीब लोग, एक मध्यम वर्गीय जो होता है व्यक्ति, उसको उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, जो हाईली इनकम्ड लोग हैं उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो गरीब लोग हैं उन पर महंगाई की मार सबसे ज़्यादा पड़ती है। तो इसे नियंत्रित करना, गरीबी, भूखमरी, कुपोषण भारत की मुख्य समस्याएं हैं जो भारत को एक विकासशील देश की स्थिति में अब भी बनाए हुए हैं। भारत अपने आप को अगर विकसित देश बनाना चाहता है तो उन्हें इन 3 मुख्य समस्याओं पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि कुपोषित बच्चों में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर आता है। अब ऐसी कंडीशन में हम कैसे एक विकसित देश बन सकते हैं? भ्रष्टाचार जो विकास की गतिविधियों को गहरे तक प्रभावित करता है। भ्रष्टाचार हमारे देश में इतनी बड़ी समस्या है कि जो हमारे विकास को हम पिछले 20 साल पहले प्राप्त कर चुके होते, भ्रष्टाचार ने उसे नहीं होने दिया, क्योंकि इतने घोटाले हुए, इतने ज़्यादा घोटाले हुए हैं कि जो पैसा हमारी इकोनॉमी में लगना था वो घोटालों की भेंट चढ़ चुका है। चलिए बढ़ते हैं आगे। राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समस्याएं भी आज देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में खड़ी हुई हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।